बेटा यू टू वी आर ऑन चैप्टर 7 और कल ही हमारा A very good afternoon to online and offline students. I hope all are doing great. And we are here to pick up this chapter जो हमने कल शुरू किया था. I am going to give you a recap of the same once again. ध्यान से सुनना इस बात को और उसी के साथ we are going to continue today's session. जिन्होंने कल अटेंड किया था, do you have any doubt? Online students? No, ma'am. Okay. Listen to me first. Yesterday we started with the procedure of making a budget. Okay. What was there in procedure में? We were here to see कि budget कहाँ पे introduce होता है, उसका protocol क्या है. The budget सबको पता है. Budget is what? It is a financial statement. It is an estimation. किसकी estimation है? This is an estimation of your income and expenditure. मेरे पास estimation आ गई है as per my listen to me now. I need to have all ears with me. I am giving you a recap. आपके पास क्या है इसमें कि 2017 में जो आपकी अमेंडमेंट हुई उस अमेंडमेंट के हिसाब से आपका फाइनेंस बिल बना एंड वी आर गोइंग टू नेम दिस एस्टिमेशन एज व्हाट AFS. व्हाट इज AFS? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये 2017 में हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ था हमारे पास. उसके बाद मेरे पास बजट के 3 प्रोटोकॉल्स हैं. पहले प्रिपरेशन है, फिर उसकी प्रेजेंटेशन है और फिर उसकी एग्जीक्यूशन है. रिकॉल ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड जैसे जैसे मैं आपको उस पेज के ऊपर लेके आ रही हूँ.
सारी स्क्रीन यहाँ पे शेयर हुई थी, उस पेज को अपने दिमाग में विजुअलाइज करो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि मेरे पास जो आपके अकाउंट्स हैं, जो आपके बजट के अकाउंट्स हैं, हाउ मेनी ऑफ टाइप दे आर गोइंग टू बी ऑफ 4 टाइप्स: कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट एंड FRB एक्ट, ठीक है, जो आपका मैनेजमेंट एक्ट था। ये चारों आपके इसके बीच में आ जाते हैं। फिर हमने क्या देखा था कि मेरे पास एक रेवेन्यू रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो एक इजी चीज थी, बट जब हमने प्रेजेंटेशन या प्रेपरेशन ऑफ बजट में हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद द नीति आयोग, इसकी कंसल्टेशन के साथ नीति आयोग, कैबिनेट मिनिस्टर्स, बिजनेस ब्यूरोक्रेट्स जो भी होते हैं, दे आर गोइंग टू मेक द आउटलाइन ऑफ द बजट। और वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, वोट ऑफ हाउस। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? वोट, क्योंकि वहां पे वोट होती है, ठीक है। तो वहां पे वो इंट्रोड्यूस होता है। जैसे ही वहां पे वो इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस के करने के बाद उसको फिक्स्ड पीरियड के लिए आपकी जो पार्लियामेंट है, आपकी जो लोकसभा है, उसको हम एडजर्न कर देते हैं, उसको हम एक्टिविटीज को बंद कर देते हैं, राइट। उसके बाद साइमल्टेनियसली मेरे पास डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है, किसके ऊपर? डीजी के ऊपर। व्हाट इज डीजी? डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या चीज होती है? आपने देखा कि आपके पास पहले वाले चैप्टर में एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, राइट। वर्टिकल में क्या होता है? वेयर स्टेट इज गोइंग टू गिव इट्स कंट्रीब्यूशन टू द सेंटर। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? जहां पे सेंटर इज गोइंग टू गिव इट्स कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स में मेरे पास क्या है? मेरे पास 28 बेबीज हैं। ये 28 बेबी से मैं पूछती हूँ कि आप बताइए कि आपको सेंटर से क्या उम्मीद है। आई एम गोइंग टू टेक देयर एप्लीकेशंस, आई एम गोइंग टू टेक देयर रिक्वेस्ट। तो जब आपके पास जो आपका बजट है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो जाता है और उसके बाद लोकसभा आपकी एडजर्न हो जाती है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फिर हम कार्य डिस्कशन किसके ऊपर होती है? डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर होती है कि कौस ने मेरे को कितनी डिमांड की है, पंजाब ने कितनी की है, हरियाणा ने कितनी की है, बेंगलोर ने कितनी की है। तो आई एम गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन दैट थिंग, राइट। आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और उसके ऊपर डिबेट होती है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस लिस्ट को इट वुड बी कॉल्ड एज अ डिमांड फॉर ग्रांट्स। एम आई क्लियर फॉर दिस थिंग? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल आता है। वेरी गुड। एप्रोप्रिएशन बिल क्या आता है कि जब आपके पास डिमांड फॉर ग्रांट्स को अप्रूवल मिल जाता है, अब जितना मांगोगे उतना तो नहीं मिलेगा आपको, बट जितना मैंने आपको दिया वो एक सिस्टम के थ्रू, एक आपके पास अथॉरिटी दी गई थी। किसके थ्रू अथॉरिटी दी गई थी? कौन सा आर्टिकल नंबर? 112। उसके अंदर आपको अथॉरिटी दी गई है कि आप लोग अपने सेंटर के फंड्स को यूज करने के लिए किस फंड को यूज करोगे? कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। तो वो जो अथॉरिटी दी गई है वो अथॉरिटी किसके अंडर दी गई है? इट हैज बीन गिवन अंडर एप्रोप्रिएशन बिल। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के नाम की कोई चीज नहीं है। आपको एक स्पेशल प्रोविजन के अंडर एक बिल बनाया गया है। उस बिल का नाम क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल। वो एप्रोप्रिएशन बिल आपको क्या दे रहा है? अथॉरिटी दे रहा है कि भैया तुमने जो भी डीजी करना है, डिमांड फॉर ग्रांट्स करना है, किसी को कोई भी पैसा देना है, सेंटर कैन पुट इन एंड सेंटर कैन टेक आउट। वहां से? कंसोलिडेटेड फंड से। कैन एनीवन टेल मी कि कंसोलिडेटेड फंड से इसके अलावा और क्या चीज होती थी? वेरी गुड। क्या होती थी? कौन बोल रहा है? स्नेहा। प्रेसिडेंट की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी एंड हाईली प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स, उनकी सैलरी आपकी कहां से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जिसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी आपकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड में एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू आपको परमिशन दी गई है कि आपको स्टेट की हेल्प करने के लिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स देने के लिए, कुछ भी करने के लिए, यू कैन टेक दिस एप्रोप्रिएशन बिल एंड यूज कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। ओके। अब जब आपकी डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है
उसके ऊपर एवरीथिंग इज नॉट टू बी प्रोवाइडेड। आपने बोला मेरे को चिकन भी चाहिए, मेरे को पनीर भी चाहिए, मेरे को नान भी चाहिए, कुछ दिया जाएगा और कुछ नहीं दिया जाएगा। तो जो भी आपकी कटिंग होगी, जो भी आपका सिस्टम कटेगा, जो आपको देगा, वो किस सिस्टम के अंडर आएगा? इट इज टू बी कॉल्ड एज अ कट मोशन। इसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया है? कट मोशन। कि जो मोशन, जो रिक्वेस्ट स्टेट्स ने सेंटर्स को भेजी थी, वो मैंने क्या कर दी है? कट कर दी है, और आपको सिर्फ 60% मैंने आपको दी है। ठीक है। और इसी कट मोशन के अंडर जब आपका वोट ऑफ हाउस है, उसमें स्पीकर अपनी पार्लियामेंट में जाके बताएगा कि इस स्टेट ने मेरे को इतने की रिक्वेस्ट दी थी, इस स्टेट ने मेरे को इतने की रिक्वेस्ट दी थी, तो उस प्रोसीजर को व्हाट डू वी कॉल? गुलोटीन इफेक्ट। उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? गुलोटीन बोलते हैं। और उसके बाद जब लोकसभा में बिल आता है, they are going to approve it, they are going to pass it within 75 days। लोकसभा से वो बिल किधर जाता है? राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा with recommendations or without recommendations has to given it back within 14 days। Online students, was that much clear to all? Yes, ma'am. यस मैम। जी बोलो बेटा। फाइनेंस बिल बता दो। फाइनेंस बिल, यस आई फॉरगॉट, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस रिमाइंडर। फाइनेंस बिल एक दो तरह के बिल हैं आपके पास। वन इज टू बी टेकन एज अ एप्रोप्रिएशन बिल एंड द अदर वन इज टू बी टेकन एज अ फाइनेंस बिल। एप्रोप्रिएशन बिल के अंडर हम क्या कर रहे हैं? कट मोशंस और कंसोलिडेशन ऑफ फंड को यूज करने की अथॉरिटी दे रहे हैं। फाइनेंस बिल आपका क्या करता है? इट इज सिंपली गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर टैक्सेशन प्रपोजल्स। जहां पे फाइनेंस बिल आ गया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, वहां पे आपके पास क्या डिस्कस करना है कि मेरे को कहां से कितना टैक्स आने की उम्मीद है। आपने देखा ना जीएसटी, आपने देखा सीजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है। तो फाइनेंस बिल इज गोइंग टू कंसीडर अबाउट योर ऑल टैक्सेशन प्रपोजल्स। एम आई क्लियर राधिका? यस मैम, थैंक यू। और एक चीज और थी फाइनेंस बिल से रिलेटेड, क्या थी? उसके ऊपर हमें क्या नहीं चाहिए? टैक्सेशन बिल के ऊपर, फाइनेंस बिल के ऊपर, एनीवन? मैं लेके भी आ रही हूं वहीं पे। After the finance bill, it has been passed by the Lok Sabha. It is transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations. But वही फाइनेंस बिल जो है वो 14 डेज के अंदर अंदर आपको वापस करना है। ठीक है। The finance bill seeks to take effect from the final of next financial। हाँ, ये वही था। ठीक है जी। Am I clear बच्चे? बजट कितनी तरह का बन सकता है? यस मैम। कितनी तरह का? 2 टाइप्स का। कौन कौन सा? इंटरम बजट एंड यूनियन बजट। इंटरम बजट क्या था? शॉर्ट पीरियड के लिए, विच इज गोइंग टू बी देयर बिफोर द इलेक्शन। मान लो आप, वो इलेक्शन बजट होता है आपका। मान लो आपकी कंट्री में इलेक्शंस होने वाले हैं, राइट? आप क्या करोगे? जब तक आपके इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आ जाता, जो प्रेजेंट पार्टी है अपना एक बजट अनाउंस करेगी। उस बजट को हम क्या बोलते हैं? इट इज टू बी कंसिडर एज अ इंटरम बजट। INTERIM। ओके। और जब आपके पास रूलिंग पार्टी इलेक्शंस ओवर हो जाते हैं, तो जो न्यू गवर्नमेंट आती है, वो जो बजट बनाती है वो फुल फ्लेश्ड बजट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन बजट बोलते हैं। Which type of budget was being abundant in 2017? रेलवे बजट। 2017 तक मेरे पास कितने बजट आ रहे थे? 2 बजट। कौन कौन से? रेलवे बजट एंड यूनियन बजट। ओके जी, ये सारा डन है। अब इसके बाद आके भाई सामने देख लो, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका शुरू हो रहा है, दैट इज टू बी टेकन एज अ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। वी ऑल नो एज पर माई +2 इंफॉर्मेशन कि मेरे पास रेवेन्यू के सिर्फ 2 ही सोर्सेज हैं। Either it is to be considered as a tax revenue or it is to be taken as a non-tax revenue, TR और NTR। जो TR है वो फर्दर 2 टाइप्स में है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स को हम क्या बोलते हैं? टैक्स ऑन इनकम।
इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या बोलते हैं? टैक्स ऑन कमोडिटी, ठीक है। जीएसटी इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पास क्या होता है? इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस किसके ऊपर होता है? नो, इम्पैक्ट इज ऑलवेज ऑन अ प्रोड्यूसर एंड इंसिडेंस इज ऑन अ एंड यूजर। इंसिडेंस मतलब क्या होता है? फाइनल बर्डन। अभी आज की डेट में तो मैंने टैक्स पे कर दिया, बट धीरे 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 करके मैंने उसको शिफ्ट कर दिया, तो वो इंसिडेंस किसके ऊपर पड़ गया? एंड यूजर के ऊपर। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन। लेट्स सी अब आपकी बुक क्या कह रही है। The Department of the Revenue of the Ministry of Finance exercises a control in respect of the revenues किसके related? Direct and indirect. जिन बच्चों को नहीं पता, just recall, direct tax income tax है, indirect tax जो आप अपनी goods के ऊपर देते हो, direct tax has to be paid from your pocket only, whether you are on a deathbed or whether you are having an acute financial crisis. but अगर वो आपकी liability है, it has to be given from your pocket only. You are not going to shift it. So the department वो क्या कह रहा है? उसकी एक टैक्स रेट फिक्स अप नहीं करना, बट उसको एग्जीक्यूट भी करना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है उसकी। पहले आपने पॉलिसीज बना ली, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए, और उसके बाद आपने उसको एग्जीक्यूट भी करना है कि कहां से, कौन सी स्टेट से कितना इनडायरेक्ट टैक्स या कितनी जीएसटी लेना है। अब यहाँ पे देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीटी, you have to learn this term, CBT, Central Board of Direct Taxes, because when I am going to give you an explanation, I will use CBT only. I am not going to use Central Board of Direct Taxes. किसी को कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कंफ्यूजन? एवरीवन नोज। और आपके पास जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, दैट इज सीबीआईसी, CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs. What is a custom duty? Import export के ऊपर लगती है, तो what is this? It is an example of indirect tax. What is an estate duty? Property के ऊपर लगती है. Which type of tax is this? Direct tax. What is a excise duty? जो भी अगेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर लगती है, और ये कौन सा टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो आपके पास दो प्रोविजंस आए, फर्स्ट इज सीबीटी, सीबीडीटी, और दूसरा क्या आया? सीबीआईसी, सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंटर बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब आपके पास क्या है बेटा कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ऑफ कोर्स वो कौन देखेगा? सीबीटी देखेगा। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो कौन देखेगा? सीबीआईसी देखेगा। गवर्नमेंट रिसीव्स, ये आपकी रिवीजन आ गया, जो आपने +2 में भी किया था और कल भी हमने किया था। आपके पास क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होगा? शायद मैंने पिछली क्लास में कुछ अनाउंसमेंट की थी, आप लोग कम से कम 20 मिनट 25 मिनट्स लेट हो। May I know the reason? May I know the reason? Or each one of you are going to put 25 rupees over here now. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25 rupees each. Okay? हाँ जी, रेवेन्यू रिसीट्स आपको क्या करते हैं? They neither, please listen carefully, they neither create liabilities nor reduces assets. आपकी जो बैलेंस शीट है, इट इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज ओनली। ना तो मेरी लायबिलिटीज क्रिएट होंगी, ना ही मेरे एसेट्स रिड्यूस होंगे। जो मेरा स्टेटस है, इट इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज। ओके, लायबिलिटीज क्या होती हैं? व्हाट आर लायबिलिटीज? विच यू हैव टू पे ऑफ, जो आपने पे करनी है। टैक्स इज व्हाट? टैक्स इज व्हाट? लायबिलिटी। टैक्स क्या है? आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपने ये पे करनी है। और एसेट्स रिड्यूस नहीं होते। व्हाट आर एसेट्स? व्हाट आर एसेट्स? इनकम जनरेटिंग सोर्सेस।
एनीथिंग थ्रू विच यू कैन जनरेट इनकम, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज एन एसेट। तो रेवेन्यू रिसीट्स में आपके पास ना तो आपकी कोई टैक्स, आपका कोई लोन, कुछ भी ऐसा लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा, और ना ही आपके एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आएगा, हाउ आर यू गोइंग टू गेट, रिसीट्स का मतलब आपको मिलना, तो आपको कैसे मिलेगा, टैक्स के थ्रू। रेवेन्यू रिसीट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज गोइंग टू बी ऑफ two types. The first is going to be taken as direct tax, or sorry, tax revenue, and the other one is to be taken as a non-tax revenue. The first one is what? What is the second one? Tax revenue कितने types में आ गया? Direct tax and indirect tax. Non-tax किस में आ गया? Commercial revenue and administrative revenue. We will discuss about that also. Okay? तो आपके पास सबसे पहले ये याद रखना कि रेवेन्यू रिसीट्स में क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है, लायबिलिटीज क्रिएट भी होती हैं एंड एसेट्स रिड्यूस भी होते हैं। क्या होता है रोहित कैपिटल रिसीट में, रेवेन्यू और सॉरी कैपिटल रिसीट्स में आपकी लायबिलिटीज क्रिएट होंगी और एसेट्स रिड्यूस होंगे। फॉर एग्जाम्पल बताइए, सॉरी वो क्या हुआ, लायबिलिटी क्रिएट हुई, एसेट रिड्यूस कैसे होगा, डिसइन्वेस्टमेंट। आपके पास एसेट्स कैसे रिड्यूस हुए, थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे अभी 2 साल पहले इंडिया ने क्या इंडिया ने क्या किया था, एयर इंडिया बेचा था। व्हाट इज दिस इज योर डिसइन्वेस्टमेंट। जब प्राइवेटाइजेशन हुई थी, मारुति सुजुकी नहीं था वो, मारुति उद्योग पब्लिक लिमिटेड था वो, बट हमने अपना हिस्सा बेचा, वो मतलब एक पब्लिक सेक्टर था, हमने अपना हिस्सा बेचा और उसको हमने क्या बना दिया, प्राइवेट बना दिया। और कोई एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट की, नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, बट आज सुबह की न्यूज थी ये, एंड दैट कम्स अंडर कैपिटल रिसीट ओनली। प्लीज जिंदल साहब सुन लो, दैट कम्स इन योर कैपिटल रिसीट। आज सुबह की न्यूज क्या थी, स्पेशली फ्रॉम पंजाब साइड, दिस वाज अ न्यूज, आई फॉरगॉट अबाउट द नंबर, बट मोहाली और पंजाब में 10 बैंक्स के अंदर ट्रिपल डिजिट करोड़, आई थिंक 800 कुछ करोड़ अमाउंट अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ी है। आई बात समझ में, अनक्लेम्ड अमाउंट मतलब पता ही नहीं किसका है, मतलब वो स्लीपिंग अकाउंट पड़ा है, वो पता ही नहीं कि, और ट्रिपल डिजिट में करोड़ में है वो। मेरे को नहीं, ब्लैक मनी नहीं, मेरे को सुन लो पहले पूरी से, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद दिस ओनली, जो कि 10 या 15 सालों से एज इट इज पड़ी है। नोबडी नोस कि वो पैसा किसका है, एंड नोबडी हैज आल्सो कम टू शो देयर राइट कि ये पैसा मेरा है। अब पहली तो बात ये सुनो कि डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे कहां से आ गई, यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट नहीं आई, बट ये रीएलोकेशन हो गया, रिकवरी हो गई है ये। अब ये जो बैंक है जिनके पास ये अकाउंट्स पड़े हैं, दे आर गोइंग टू हैंड ओवर द टोटल अमाउंट, जितनी भी अनक्लेम्ड अमाउंट है, किसको दे रहे हैं वो, आरबीआई को दे रहे हैं, बिकॉज आरबीआई इज द सप्लायर ऑफ मनी। तो ये सारा पैसा किसके पास जा रहा है, आरबीआई के पास। तो आरबीआई का ये क्या हो गया, कैपिटल रिसीट होगी, आरबीआई के पास ये कैपिटल रिसीट होगी, क्योंकि उसको मिला है ये बात, ठीक है। अब ये क्या बात है कि पैसा आया कहां से, तो उसमें जो न्यूज़पेपर में जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी, जैसे अभी हमने देखा कि पंजाब में फ्लड्स आए थे, ठीक है ना, तो किसी ने कितने का क्लेम दिया, किसी ने कितने का क्लेम दिया कि जी हम आपको इतने का ग्रांट दे रहे हैं, हम आपको इतने का ग्रांट दे रहे हैं, तो वो ग्रांट बैंक्स में आती रहती है, राइट। बट हो सकता है फॉर द टाइम बिंग आप प्रेसिडेंट थे, आपका टेन्योर पूरा हो गया और वो नया प्रेसिडेंट कोई आ गया उस बैंक का, या जिसके डिपार्टमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी थी। अब जो नया मिनिस्टर आया था उसको पता ही नहीं है कि ये ग्रांट कोई मेरे को अप्रूवल हुआ है, तो वो अनयूज्ड रह गया, राइट। तो ये सारा पैसा ऐसे इकट्ठा हुआ, तो अब ये सारा पैसा किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। तो वी आर गोइंग टू कंसीडर ऑल दिस थिंग्स इनटू 4 कैटेगरीज। या तो वो आपका रेवेन्यू रिसीट हो गया,
या वो आपका कैपिटल रिसीट हो गया, या वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, या वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। बिकॉज बजट इज डीलिंग विद टू थिंग्स ओनली, कि वो इनकम कैसे जनरेट करता है और वो एक्सपेंडिचर कैसे इंकर करता है, राइट। तो आपके पास बोर्ड सोर्सेस क्या है? ब्रॉड सोर्सेस, कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है? उसके ऊपर कौन सा टैक्स होता है? कॉर्पोरेट टैक्स को और क्या बोलते हैं? व्हाट इज द अदर नेम? हमने इनकम मेथड में किया था। कॉर्पोरेट टैक्स किसके ऊपर लगता है, या कौन सा टैक्स है ये? प्रॉफिट। कॉर्पोरेट के पास क्या होता है? प्रॉफिट होता है। टैक्स ऑन इनकम हो गया, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। कस्टम ड्यूटीज कौन सा टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, इनडायरेक्ट। जीएसटी, टैक्स ऑन यूनियन टेरिटरीज, मतलब इट डिपेंड्स, ठीक है। सेंटर, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, center net tax revenue is the total of the tax revenue after paying of the state share and national calamity contingent duty transferred to this, किसको? नेशनल calamity। बट यहाँ पे जो पॉइंट है, प्लीज सर्कल, कि आपके पास सेंटर के पास कौन सा टैक्स पहुंचता है? टोटल जीटीआर हो गया। व्हाट इज जीटीआर? ग्रॉस टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सेंटर के पास चला गया। अब सेंटर क्या करेगी? इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि कौन सी स्टेट को मैंने कितना देना है। तो अल्टीमेटली जो सेंटर यूज करेगा वो नेट यूज करेगा। और नेट क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू विच द सेंटर इज गोइंग टू यूज आफ्टर पेइंग द शेयर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स। इस स्टेट को कितना शेयर देना, बिकॉज इट इज नॉट यूनिफॉर्म। हर स्टेट का शेयर अलग अलग है। पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है, हर एक का अलग अलग है, ठीक है। तो जब सेंटर उस टोटल अमाउंट में से, ग्रॉस में से हर स्टेट का दे देती है, तो जो बचता है व्हाट इज दैट टू बी टेकन एज अ नेट। बट पहले तो स्टेट शेयर दे दिया, फिर आपको याद है जब कोरोना हुआ था तो एक स्पेशल फंड क्रिएट किया गया था। व्हाट वाज दैट? प्राइम मिनिस्टर फंड योजना, राइट। आपके पास जिसने भी डोनेशन करनी थी, जिसने भी अपनी एड्स देनी थी, वो सारा उस ग्रांट में डाल देते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे टैक्स में से आपको किस में से देना है? नेशनल क्लाइमेटी कंटीजेंसी फंड और ड्यूटी। कि आपकी कंट्री में कोई भी नेचुरल क्लाइमेट आ गया, जैसे कि फिर पंजाब की एग्जांपल आ गई। पंजाब में क्या हुआ था? अभी क्लाइमेटिक डिजास्टर आया था, ठीक है। तो उसमें से पैसा किस में से आएगा? जो गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू करती है, और उस टैक्स में से कुछ परसेंटेज वो अपने पास इस पर्पस के लिए। तो जो गवर्नमेंट के पास बचेगा, वो दो पेमेंट्स निकालने के बाद जो पैसा बचेगा वो सेंटर अपना यूज करेगी। और वो दो पेमेंट्स तिवारी जी कौन सी निकालनी है? पहली पेमेंट सेंटर कौन सी निकालेगा? स्टेट का शेयर निकालेगा। और दूसरी पेमेंट उसने किसको करनी है? क्लैमिटी। ओके जी, अंडरस्टूड दिस थिंग? ओके, एम आई क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes. Yes, ma'am. आ गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। मैंने नॉन टैक्स रेवेन्यू आपको क्या बताया था? इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज अ कमर्शियल रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। व्हाट इज अ कमर्शियल रेवेन्यू? कमर्स क्या होता है? ट्रेड होता है। वेरी गुड वर्ड यू हैव गिवन मी। कमर्स क्या होता है? ट्रेड, राइट। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रख रही है। Nobody is going to make the availability of that thing in the market. For example, railways. For example, no, defense is not a receipt, that is an expenditure. For example, हो गया इलेक्ट्रिसिटी, हो गया रेलवे, हो गया, आगे बढ़ो। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, म्यूनिसिपल कमेटी हो गया आपकी, वाटर हो गया, आगे बढ़ो। रोड्स के ऊपर क्या आता है? आपको ये सोर्सेज देखने हैं। रोड्स के ऊपर तो खर्चा होता है। अभी हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? रिसीट्स की बात कर रहे हैं। रोड्स के ऊपर गवर्नमेंट को किसके थ्रू इनकम होती है? टोल टैक्स।
टोल टैक्स क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। फिर आपके पास आता है नो स्टैंप ड्यूटीज। जो आप कोई पोस्ट करते हो, कुछ करते हो, तो उसके ऊपर क्या लगता है? स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो वो भी किसकी एग्जांपल है? कमर्शियल रेवेन्यू के। चलान इज नॉट अ कमर्शियल रेवेन्यू। कमर्शियल रेवेन्यू क्या चीज होती है? जहां पे एक्सचेंज हो रहा है, गिव एंड टेक हो रहा है। चलान में तो आप दे रहे हो, ले थोड़ा ना रहे हो कुछ आप, ठीक है। तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू में सौरभ वो सारी चीजें आएंगी जिसमें हमारी ट्रेडिंग हो रही है, और वो ट्रेडिंग किसके थ्रू हो रही है? दैट इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जैसे अभी देखो आपके पास खादी, खादी किसको रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो खादी ग्रामोद्योग के थ्रू जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो कौन सा रेवेन्यू है टू द गवर्नमेंट? कमर्शियल रेवेन्यू। स्नेहा जी, इज इट क्लियर? राइट। अब उसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। कैन एनीवन टेल मी एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू? चलान्स। Challan is an example of an administrative revenue. इसमें आप सिर्फ दे रहे हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एमटीपी में आगे जाके आएगा, बट मैं यही बता दूं, स्पेशल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल असेसमेंट। व्हाट इज दिस? स्पेशल असेसमेंट। व्हाट इज दैट? गवर्नमेंट आपके पास कोई लोकल प्रॉपर्टी को, मिस्टर हर्ष प्लीज पे अटेंशन, जब बुक की बात आएगी तो मैं बुक में ले जाऊंगी आपको। गवर्नमेंट क्या कहती है कि मुल्लापुर की वैल्यू जो है वो एलिवेट हुई है, इनहेंस हुई है, किसकी वजह से? मेरे एफर्ट्स की वजह से। वहां के जो लोग थे उन्होंने अपना कोई एफर्ट नहीं डाला, बट उस एरिया की वैल्यू अप्रिशिएट की किसकी वजह से? मेरी वजह से, गवर्नमेंट एफर्ट से। राइट। तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, वहां के लोगों के जो बिजनेसेस थे वो इनहेंस हुए। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कहती है बेटा, कि वहां के जो लोकलाइज्ड पीपल थे उनकी इनकम, सबकी तो नहीं इनकम इंक्रीज हुई, बट जो वहां के आसपास के लोग थे उनकी इनकम इंक्रीज हुई है। तो उनकी इनकम इंक्रीज हुई है मेरे एफर्ट्स की वजह से। तो इसकी वजह से आपने क्या करना है? गवर्नमेंट कहती है कि जो एडिशनल बेनिफिट आपको हुआ है बिकॉज ऑफ माई एफर्ट्स, आप उसके ऊपर मेरे को टैक्स दो। मेरे को भी तो फायदा लोकेश भाई होना चाहिए ना, ठीक है। तो वो टैक्स गवर्नमेंट जो है वो स्पेशली असेस करती है कि किसको कितना फायदा हुआ है, और उसके हिसाब से वो टैक्स लगाती है। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? स्पेशल असेसमेंट टैक्स। एम आई क्लियर फॉर दिस? चलो जी, नॉन टैक्स में आपके पास आ गया इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि मैंने अभी आपको बताया ही है। राइट। उसके बाद आपके पास आ गया रिसीप्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, वो बता रही हूँ अभी, उसमें आ जाए। एस्टीट एंड फोरफीचर अभी पढ़ा है, अभी रुक जाओ। राइट। अब आपके पास ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप डिस्कस कर चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कैपिटल रिसीट। अभी तक आपने सिर्फ +2 के लेवल के ऊपर क्या पढ़ा था? दे क्रिएट द लायबिलिटीज एंड दे रिड्यूस द एसेट्स। यू हैव नॉट डन कि डेट कैपिटल और नॉन डेट कैपिटल क्या होती है, बट आपके यहाँ पे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। कैलकुलेट कैपिटल रिसीट और कैलकुलेट रेवेन्यू रिसीट्स, उसके कंपोनेंट्स गिवन हो सकते हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पे अभी आप क्या देख रहे हो कि कैपिटल रिसीट में दो तरीके की चीजें हैं। वो तो हमें पता है कि वो एसेट्स क्रिएट भी करेगा और लायबिलिटीज को रिड्यूस भी करेगा, बट नॉन डेट कैपिटल क्या इंक्लूड करता है और डेट कैपिटल क्या इंक्लूड करता है, दिस हैज टू बी वेरी मच। इसी मॉड्यूल के हिसाब से आपने अपनी इसमें डिक्शनरी को ऐड नहीं करना। पहला क्या है? नॉन डेट कैपिटल में रिकवरी ऑफ लोन्स एंड मिसलेनियस कैपिटल डिसइन्वेस्टमेंट हमने पहले डिस्कस किया। ये दोनों चीजें किसमें आएंगी? ये दोनों चीजें किसमें आएंगी? कौन सी दोनों चीजों की मैं बात कर रही हूं? रिकवरी ऑफ लोन्स एंड one is the same thing and disinvestment, don't forget it. ओके। आगे डेट कैपिटल में क्या है? मार्केट लोन्स हैं,
सिक्योरिटीज है. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, प्लीज नोट डाउन. आपके पास ये जो स्टेट प्रोविडेंट फंड है, ये कंफ्यूज करता है बच्चों को बहुत ज्यादा. जो बच्चे पहली बारी पेपर दे आए हैं, या जिन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं, या जिन्होंने मेरे साथ नेशनल इनकम की थी, उसमें ये पॉइंट रेफर हुआ. देखो, जो भी सैलरीड क्लास है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है, दोनों के पास एक प्रोविजन होता है, दो प्रोविजंस होते हैं रात्रि. एक होता है पीपीएफ. पीपीएफ इज द फुल फॉर्म पब्लिक प्रोविडेंट फंड. नवजोत जी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड. ये किसका होता है? ये मेरा अपना पर्सनल होता है. नो कंट्रीब्यूशन हैज बीन मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ये मेरा पर्सनल है. मेरे को सैलरी मिली, मेरे स्कूल ने मेरे को सैलरी दी, उसमें से मैंने बोला कि मैंने अपना प्रोविडेंट फंड खोलना है और अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा मैं जाके इसमें डिपॉजिट करवा दूंगी, क्योंकि इसमें जो भी मेरी इनकम और इंटरेस्ट होगा वो नॉन टैक्स होगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं. बट द पॉइंट व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि प्रोविडेंट फंड सेम है, बट जिसके आगे पब्लिक वर्ड आ गया, वो किसकी लायबिलिटी है? वो हमारी खुद की लायबिलिटी है, वो स्टेट की लायबिलिटी या सेंटर की लायबिलिटी नहीं है. Am I clear for this point? Avni, am I clear for this point? Right? उसके बाद मेरे पास एक और प्रोविडेंट फंड आता है, और वो प्रोविडेंट फंड क्या होता है? इट इज टू बी टेकन एज ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. मैं चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हूँ, चाहे मैं पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हूँ, हर आपका जो बॉस है, एम्प्लॉयर है, ठीक है, आपके पास बेसिक डिडक्शन जो भी गवर्नमेंट आपको डिसाइड करती है, पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, बट ये किसके हिसाब से होना है? एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू यू बाय द फाइनेंस कमीशन. ठीक है, आपकी ग्रॉस सैलरी का कुछ हिस्सा काटा जाएगा अंडर द कैटेगरी ईपीएफ, और जितना आपकी सैलरी में से कट रहा है उतना या उससे कम कुछ जो भी है वो डिपेंड करता है, वो कंट्रीब्यूट कौन करेगा? आपका बॉस करेगा. एम आई क्लियर? दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? पब्लिक मेरा पर्सनल है, बट जो ईपीएफ है या जीपीएफ है वो किसकी कंट्रीब्यूशन के साथ हो रहा है? गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन में हो रहा है. और नॉन डेट कैपिटल में वो क्या, सॉरी, डेट कैपिटल रिसीट में आपके पास क्या आता है? स्टेट प्रोविडेंट फंड, नॉट पब्लिक प्रोविडेंट फंड. पब्लिक प्रोविडेंट फंड को गवर्नमेंट मत समझ लेना. स्टेट आ जाए, सेंटर आ जाए, आपने अपने दिमाग में अभी के अभी इस चीज को याद कर लो कि जो प्रोविडेंट फंड है वो किस कैटेगरी में आता है? इट कम्स इन अ कैपिटल रिसीट. कौन सी कैटेगरी में आता है राघव? कैपिटल रिसीट. कैपिटल रिसीट की कौन सी कैटेगरी में आता है? डेट कैपिटल. भूलना नहीं इसको. मेरा टेस्ट होगा, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर डालूंगी टू चेक या भूले या नहीं भूले. रितु ठीक है? पक्की बात? ऑनलाइन एम आई क्लियर? Yes, ma'am. अब उसके बाद एक टॉपिक है आपके पास, नेट एक्सटर्नल डेट्स. मृत्युंजय, शायद आपने मेरे से उस दिन पूछा था कि स्टेट का इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा. अब यहाँ पे टर्म देखो, आपके पास क्या है? नेट एक्सटर्नल डेट्स. डेट्स क्या होता है? बोरिंग्स. ठीक है, आपकी जरूरत थी, आप अपने हिसाब से जितना जनरेट कर सकते थे कर लिया, बट मेरी जरूरत पूरी नहीं हुई, so I need to go to external, outside the country. ठीक है, तो वो भी किसका पार्ट आ गया? डेट कैश, डेट रिसीट्स का. आज मेरा वाइवा था एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर हैज आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका उसमें +2 में भी आता है. ठीक है, अंडर बजट है आपका तो ये उसमें भी आता है. तो शी स्पेसिफिकली आस्क्ड कि जितनी भी आपकी फॉरेन असिस्टेंस है वो किस में आएगी. सो व्हाट इज दैट? इट इज टू बी टेकन एज योर, मतलब असिस्टेंस एक अलग बात है. असिस्टेंट मतलब आपकी हेल्प की जा रही है, वो वन वे हो गया. ठीक है, यस, वो ट्रांसफर हो गया. बट यहाँ पे क्या बोल रहे? डेट. कीप इन माइंड, एक फॉरेन डेट है,
और एक फॉरेन असिस्टेंस है। असिस्टेंस मतलब आपको ग्रांट दी जा रही है या आपको वैसे हेल्प किया जा रहा है, ठीक है ना, यूनिलेटरल है। तो यहाँ पे मैं डेट्स की बात कर रही हूँ। डेट्स इज टू बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। इन शॉर्ट, आपके पास जो नॉन डेट कैपिटल है, दे आर इंक्लूडिंग रिकवरीज एंड डिसइन्वेस्टमेंट, राइट, इंक्लूडिंग टोटल रियलाइज्ड अमाउंट फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट। और डेट कैपिटल आपको क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स ऑल योर बोरिंग्स एंड प्रोविडेंट फंड, फॉरेन बैंक से आपने कोई भी डेट ली है, एंड अदर रिसीट्स में क्या आ जाता है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड रिसीट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सेविंग बॉन्ड्स। लास्ट लाइन है, मान लो पक्का इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। आपके पास अदर रिसीट्स, क्वेश्चन मैं फ्रेम भी कर रही हूं, चूज द ऑड वन आउट। Other receipts as a component of capital receipt includes sovereign bond, includes receipts from international institutions, and then saving bonds. और थर्ड फोर्थ में कुछ और भी, ट्रेजरी बॉन्ड्स बोल सकती हूँ। फोर्थ में क्या बोल सकती हूँ? ट्रेजरी बॉन्ड्स। तो ऑड वन आउट क्या हो गया? तो ये तीनों चीजें अदर रिसीट्स में sovereign gold, financial assistance and saving are going to be the part of others. Clear है जी? चलो जी, नेक्स्ट आ गया आपके पास पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट तो एक ही बात करती है, हम कौन है? जनता के सेवक है। और जनता का सेवक किसके लिए काम करता है? जनता के लिए काम करता है। कैसे काम करता है? जनता से पैसा लेके जनता के लिए काम करके अपना भला कर लेता है। यही होता है ना, जनता से पैसा लेके जनता के लिए काम करके बीच में अपना भला कर लेता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर। और इसी अपना भला कैसे करना है? व्हाट इज दैट कॉल्ड एज पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। अपना भला करना सिखा रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर सिर्फ एक चीज के लिए करती है, और वो कौन सी चीज है? फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ collective wants. We never do the work for the satisfaction of individual wants. We always does it for collective wants. And to have what? And to have what? Maximum social advantage. Expenditure का sole motive क्या है? For the satisfaction of collective wants and to have maximum social advantage, macroeconomic stability. Taxonomy याद आ गई? 3 branch taxonomy कौन कौन से 3? Allocation of resources, redistribution of income, and macroeconomic stability, right? So in view of limited resources, a prudent and well-designed public expenditure management is essential for any government to ensure कि आपके पास एक कंस्ट्रक्टिव वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में एक्सपेंडिचर हो। और किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टेबलाइजेशन इज नॉट वन टाइम। स्टेबलाइजेशन जो है चल रहा है, स्टेबलाइजेशन क्या चीज है? विच इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज नॉट टू बी टेकन एज अ वन टाइम, क्योंकि स्टेबलाइजेशन क्या शो करता है? फ्लक्चुएशन। दिल क्या कर रहा है? धक धक कर रहा है, मतलब हम जिंदा हैं। डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर सो दैट आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और आपके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सके, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी डेफिसिट है, तो उसको भी हमें इनकम और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज के साथ जनरेट करना है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एलोकेशन के लिए करती है, आपके पास किस पर्पस के लिए होता है? यू आर गोइंग टू हैव व्हाट? चेक आउट द लास्ट लाइन, गवर्नमेंट टू बी फिस्कली रिस्पॉन्सिबल। जहां पे वर्ड फिस्कल आ गया है, इसका मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ?
मिस्टर जिंदल, अगर मैं फिस्कल की बात कर रही हूं तो फिस्कल में मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ? गवर्नमेंट के बारे में। फिस्कल का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट होगी। और गवर्नमेंट किस चीज के बारे में? गवर्नमेंट के वेपन्स कौन कौन से हैं? टैक्स एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट के हथियार कौन से हैं? टैक्स एंड सब्सिडीज। तो जहां पे फिस्कल वर्ड आया, मान लो मैं वहां पे अगर बात कर रही हूँ तो किसकी बात कर रही हूँ? ओनली अबाउट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ठीक है। या थर्ड बात मैं क्या करूंगी? मेरा डेफिसिट क्या है? क्योंकि टैक्स इज इनकम, राइट, सब्सिडी इज एक्सपेंडिचर। अब दोनों का गैप क्या है? डेफिसिट है। तो बीइंग अ फिस्कल पॉलिसी मेरे पास तीन एजेंडाज हैं। मैंने टैक्स कितना लगाना है, मैंने सब्सिडी कितनी देनी है, और मेरा फिस्कल डेफिसिट कितना है। ठीक है। मैक्सिमम बेनिफिट एंड मिनिमम कॉस्ट। आपके पास क्या है? लार्जर डेफिसिट है, हायर लेवल ऑफ टैक्सेशन है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, फ्यूअर रिसोर्सेज है, और ग्रेटर, ये सारा क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट है फॉर अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर। रुपिंदर, अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? शाबाश, शाबाश। कि मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है, जेब से पैसा तो गया, मम्मी पापा ने भेजा कि मेरा लाल तो अब सीए बनने गया है और हम उसके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। और लाल जी कैसे वापस आ गए? मूवी देख के। वो कह रहा है, अनमोल कह रहा है, मूवी देख के वापस आ गए। लाल जी बिना सीए देख के वापस आ गए, सीए बने वापस आ गए। इज इट टू बी टेकन एज अनप्रोडक्टिव? नो, इट इज प्रोडक्टिव। एजुकेशन तो मिली ना, सीए नहीं बना बट एजुकेशन तो मिली ना, राइट? तो एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा है वो क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड, एजुकेशन के ऊपर खर्चा क्या है? प्रोडक्टिव। किसके ऊपर अनप्रोडक्टिव है? नो भाई रब्बा, नो। बेचारों से पूछ जो हर महीने पहली तारीख को अपना जाके बताते हैं मैं जिंदा हूं और 2,000 रुपया लेके आते हैं। पेंशन की वो स्टोरी नहीं सुनी, भोला राम की आत्मा? पढ़ना जाके। हाँ जी, कौन सा एक्सपेंडिचर जो है वो अनप्रोडक्टिव है? सॉरी, नो, डीमेरिट गुड्स नहीं। डिफेंस। हर सरकार, चाहे वो ट्रंप जी हैं, चाहे वो पुतिन जी हैं, चाहे वो जिनपिंग है, चाहे वो मोदी जी हैं, ठीक है, अगर मेरा बजट में 100 रुपया कमाया मैंने, माई बजट हैज गॉट 100, उस 100 में से 60% अप्रोक्सीमेटली इज यूज टू बी स्पेंट ऑन डिफेंस। ये हर कंट्री का है। 50 to 60% मेरा पैसा किसके ऊपर खर्च होना है? डिफेंस के ऊपर। और डिफेंस के ऊपर क्या है? सिक्योरिटीज ऑन बॉर्डर खड़ी है, we are paying them, we are giving them a facility. Are they enhancing any my productive efficiency directly? क्या वो मेरी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को इनहेंस कर रहे हैं डायरेक्टली? इनडायरेक्टली दे आर माई बैकबोन। बैकबोन किसी तरीके से आपको एफिशिएंट बनाते हैं? नहीं बनाता। वो सिर्फ आपको सीधा खड़े होने में हेल्प करता है। तो वो जो डिफेंस के ऊपर खर्चा हो रहा है वो मेरी बैकबोन है, बट वो किसी भी तरीके से आपके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर रही है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज माय अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। हाय रब्बा, पेंशन के लिए आपने अपनी सर्विसेज दी हैं, वो एक अलग बात है। अब एक मेजर कैटेगरी, अभी उसको समझ लो, ठीक है? डिबेट इसके ऊपर बाद में करेंगे। अब क्या है इकोनॉमिक कॉस्ट? क्या है? एक आपको याद होगा, हमने जब एक्सटर्नैलिटीज बात की थी, एक्सटर्नैलिटीज में हमने कौन कौन सी कॉस्ट की बात की थी? प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट की बात हमने कहां की थी? कॉस्ट वाले चैप्टर में। इकोनॉमिक कॉस्ट किसके इक्वल होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो मेरे को अगर ये देखना है फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो मैं क्या देखूंगी? अपनी इकोनॉमिक कॉस्ट देखूंगी कि मेरे को खर्चा कितना पड़ रहा है, राइट? अब मेरे को यहाँ पे खर्चा ज्यादा पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर सब्सिडीज का प्रेशर बहुत ज्यादा है, फ्री राइडर प्रॉब्लम मेरे पास बहुत ज्यादा है, राइट?
मेरे पास ये फ्री राइडर प्रॉब्लम, ये आपकी सो कॉल्ड सब्सिडीज या सो कॉल्ड पेंशंस, ये क्या चीज है? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसका बर्डन जब आपके पास पड़ जाएगा तो उसका असर क्या होगा? लार्जर डेफिसिट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर 1 रुपया, आमदनी 98। आपकी आमदनी कितनी हो रही है? 98, 50 पैसे, बट खर्चा कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। तो मेरे पास क्या आ गया? डेफिसिट आ गया। लार्जर हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन, गवर्नमेंट के पास इनकम जनरेशन का क्या सोर्स है? टैक्स लगा दो। लोअर इनकम ग्रोथ क्यों होगी? टैक्स ज्यादा लग गए तो क्या इंक्रीज हो गया? क्या इंक्रीज हो गया बेटा? जब आपके ऊपर टैक्स ज्यादा लग गए तो क्या इंक्रीज हो गया लोकेश भाई? कौन सा बर्डन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। अरे इतना तो अब आपका लेवल बन चुका है बेटा। टैक्स ज्यादा लग गए तो क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगी, या मैं कैपेबल हूं बट मैं कह रही हूं मैं काम क्यों क्यों करूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ज्यादा कर दिया, जितना काम करूंगी उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रॉप्स। Fewer resources available, right? And then greater debt burden. The Department of Expenditure of the Ministry of Finance is the nodal department for overseeing क्या चीज? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसमें हमारे पास क्या कुछ आता है? सबसे पहले आपने ये दिमाग में रखना है, फाइनेंस कमीशन का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ये सारा कुछ मैनेज करता है। हमने क्या देखना है? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन, जो कि आपको पे कमीशन या फाइनेंस कमीशन ने दी है। आपका ऑडिट कैसे हो रहा है, प्रेपरेशन ऑफ द अकाउंट्स कैसे हो रहा है, कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट कैसे हो रहा है, और उसकी रिव्यूइंग क्या हो रही है। एज सच इसमें कुछ नहीं है पढ़ने वाला। आगे चलते जाओ, जहां पे आएगा मैं बता दूंगी। अंडरलाइन कि आपके पास ये जो मीटिंग्स है डिपार्टमेंट्स, ये कौन चेयरपर्सन होता है इसका? सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी होता है जी। और जितने भी आपके प्रोविजंस हैं उसको किसकी अप्रूवल चाहिए? फाइनेंस मिनिस्टर की चाहिए। One of the explanatory document of the budget document is expenditure profile, consisting of the relevant data across all the ministries and departments to outline the profile of their general financial performance of the government of India. तो ये आपको क्या देता है? सारी चीजों की एक्सपेंडिचर को क्लियर करता है, और उसका नाम क्या है? एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। Center expenditure is classified into 6 categories. Center expenditure, center scheme and other expenditure on CPSC. What is CPSC? Center Public Sector Enterprises. What is CPSC? Center Public Sector Enterprises and Autonomous Bodies. अब ये autonomous bodies की कोई एग्जांपल दे सकता है चंडीगढ़ से रिलेटेड? अभी के अभी लास्ट वीक की धंधा हुआ क्या हुआ था इसका? प्रोटेस्ट हुआ था। पीयू, पीयू क्या है? थापर यूनिवर्सिटी क्या है? ऑटोनमस बॉडीज है। बट अब सेंटर क्या कह रही है कि हमने इसको अपने अंडर लेना है, राइट? देन बी में क्या आ गया? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, तो उसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स। अब आ गया जी एक्सपेंडिचर हो गया। अब आ गया आपके पास पीडीएम। व्हाट इज पीडीएम? पब्लिक डेट मैनेजमेंट। स्टैट्स करना है, इसको खत्म करें, इसको खत्म करते हैं। अच्छा 1 मिनट रुको, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे पास। ये आज हो जाएगा, हाँ आज हो जाएगा। लेट्स फिनिश इट। मैंने बातें करने की परमिशन तो नहीं दी शायद। पब्लिक डेट मैनेजमेंट। डेट्स कितनी तरह के होते हैं? 2। कौन कौन से? कौन कौन से डेट्स होते हैं? ऑनलाइन कभी आप भी भूले भटके बोल लिया करो। Public debt, पब्लिक डेट, what is the difference between public and private?
जो गवर्नमेंट लेती है, प्राइवेट डेट जो हम लेते हैं, राइट साहिब जी, पब्लिक डेट जो गवर्नमेंट लेती है और प्राइवेट जो हम और आप लेते हैं। दूसरा क्या हो गया कि आपके पास एक तो होता है इंटरनल डेट, एक होता है एक्सटर्नल डेट, एक होता है प्रोडक्टिव डेट, एक होता है अनप्रोडक्टिव डेट। ठीक है, इंटरनल डेट में क्या है कि पैसा विद इन द कंट्री रह रहा है, 28 बेबीज के बीच में सर्कुलेट हो रहा है। पंजाब ने हरियाणा को दे दिया, हरियाणा ने राजस्थान को दे दिया, कोई बात नहीं, बट इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह रहा है, इट इज नॉट गोइंग आउट। तो जो इंटरनल डेट है, वी कैन यूज इट फॉर प्रोडक्टिव पर्पस और वी कैन यूज इट फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस। मेरे पास कोई बर्डन नहीं, क्योंकि अल्टीमेट जो अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई है इन इंडिया, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम, बट आई नीड टू बी वेरी 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 कॉशियस अबाउट व्हाट एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट्स क्या है, बैठो आ रही हूँ। एक्सटर्नल डेट्स क्या है कि जो डेट्स आपको आउटसाइड लिए जाते हैं, बाहर की कंट्री से लिया जाता है, राइट? क्यों लिया जाता है, क्यों लिया जाता है बाहर से? जरूरत बहुत ज्यादा होती है, आई नीड टू पे ऑफ माई इंपोर्ट्स, मेरे को अपनी इंपोर्ट्स की पेमेंट करनी है, तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, बाहर से उधार कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है, और कौन देता है? IMF देता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस, कि जो एक्सटर्नल डेट है दैट हैज टू बी यूज्ड वेरी वेरी कॉशियसली, वेरी वेरी टैक्टफुली। पहली बात, in the emerging market and developing economies, the government is generally the largest borrower. Government debt from external and internal sources contracted किसमें? कंसोलिडेटेड फंड। ये आंसर है जी आपका सबसे पहला, पहली लाइन में, कि चाहे मैं इंटरनल डेट ले रही हूं और वेदर आई एम गोइंग फॉर एक्सटर्नल। अब बोलने से पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है। हाँ जी, आप बताओगे इंटरनल क्या है? लास्ट पॉइंट, व्हाट इज एन इंटरनल डेट? नो आइडिया, गेट एन आइडिया सरजी देन। What is an internal debt? Within the country. And what is external? Outside the country. तो अगर मैंने विद इन द कंट्री की है या आउटसाइड द कंट्री की है, वो सारा डेट वाला पैसा जाएगा किसमें? कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि वो सारा पैसा किसमें जाएगा? इट इज गोइंग टू बी देयर इन द कंसोलिडेटेड फंड। The government raises funds primarily from the domestic market, fixed rate systems to finance its fiscal deficit. Naturally, जब मैं लोन लूंगी तो मैं क्यों लूंगी? क्योंकि मेरी इनकम कम है, मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और मेरे को उस गैप को प्लग इन करना है, उस गैप को कम करना है। ठीक है, public debt incurred by the government in mobilizing savings of the people in the form of loans and which are going to be repaid in the future with the calculated rate of interest. PPF जो अभी मैंने बताया आपको, सुकन्या योजना, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, IPOs हम इश्यू करते हैं, गवर्नमेंट जो इश्यू करती है, व्हाट आर दे ऑल? ऐसे थोड़ी ना कहती है गवर्नमेंट, कहती है अंबानी को, ओ मेरे को पैसा चाहिए अंबानी मेरे को लोन दे दे, या तुम्हारे पास आके बोलती है कि भैया प्लीज 1-1 रुपया लोन दे दो मेरे को चाहिए। ऐसे नहीं करती गवर्नमेंट। जब भी गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है, गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस सर्टेन सेविंग स्कीम्स। तभी तो देखो अदर रिसीट्स में हमारे पास सेविंग बॉन्ड्स आया था ना, और आपको मोटिवेट करती है, आपको कन्विंस करती है वो, भैया ये गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर तुम गवर्नमेंट की स्कीम में पैसा लगाओगे, मान लो 5 साल के लिए लगाया, 10 साल के लिए लगाया, जो भी है, तो वो सबसे ज्यादा एक सैलरीड क्लास को बेनिफिट क्या होता है, या एक बिजनेस क्लास को भी, कि मैं वहां पे सेविंग करूं जिसके ऊपर मेरे को कोई भी टैक्स ना पे करना पड़े, और गवर्नमेंट आपको यही लालच देती है। पीपीएफ में भी तो यही लालच दिया हुआ है ना कि इस पे जो आपको अमाउंट मिलेगी वो नॉन टैक्सेबल होगी, राइट? तो गवर्नमेंट लोन्स से लेते हैं डोमेस्टिकली, जो एक्सटर्नल होता है वो अलग सिस्टम होता है। पब्लिक डेट इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज ऑफ बोरिंग एंड रीपेइंग। प्लीज अंडरलाइन की जो डेट सर्विसिंग है वो क्या चीज है? एक कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है।
अंडरलाइन कि पीडीएम क्या चीज होता है. इट इज अ क्रूशियल टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री. अगर 1991 में यू ऑल आर अवेयर कि इंडिया की कंडीशन 1991 में क्या हुई थी, क्या हुआ था, क्या हुआ था? क्राइसिस हुए थे. कौन से क्राइसिस हुए थे? कौन से? आईएमएफ क्राइसिस नहीं हुए थे. आईएमएफ ने तो हमें ब्लैकमेल किया था. बैगर्स हैव नो चॉइस. 91 में हम क्या बन गए थे? बैगर बन गए थे. बैगर क्यों बन गए थे? क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर माउंट एवरेस्ट था और हमारी इनकम पताल में कौन सी नगरी है? पताल लोक नहीं, एक नगरी है ना समुद्र के नीचे, द्वारका जी. सगुन होती तो मेरे को बता देती. तो हम अंडरग्राउंड थे, राइट? तो इतना ज्यादा हमारे पास गैप था. अब क्या था? ना तो मेरी ट्रेजरी में पैसा था, ना गवर्नमेंट के पास पैसा था, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा था. तो हमारा आरबीआई ने जाके अपना बैगिंग बाउल किसके आगे रखा? वर्ल्ड बैंक के आगे. और वर्ल्ड बैंक ने हमें ब्लैकमेल किया. तो ये सिचुएशन जो है क्रिटिकल, तो उसमें मेरी स्टेबिलिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क थी. और जो एलपीजी वाली पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, वो क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी? क्योंकि उस टाइम इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और सोशल इंस्टेबिलिटी थी. तीनों तरीकों की इंस्टेबिलिटी थी. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों थी? सरकार 3 बारी चेंज हुई एक साल के अंदर. इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्यों थी? इन्फ्लेशन वाज ऑल टाइम हाई 16%. सोशल इंस्टेबिलिटी क्यों थी? मंडल कमीशन आया हुआ था, स्टूडेंट्स अपने आप को जला रहे थे, लोगों में इतनी ज्यादा पैनिक, इतनी ज्यादा एग्नी, इतनी ज्यादा पेन थी लोगों के अंदर. तो अगर आपके पास उस टाइम के ऊपर ये चीजें हम ना करते तो आज हमारी इकोनॉमी फिर किसी ना किसी के अंडर होती. तो मेरे पास पब्लिक डेट सर्विसेज आर रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? टू मीट आउट योर stability function, not at microeconomics, rather at a macroeconomics, and that is why it is said it is a continuous process. Underline, debt sustainability is an important indicator for आपकी macroeconomic health के लिए. Sovereign debt, sovereign क्या होता है? Foreign debt, जो हम बाहर से लेते हैं. अब पब्लिक डेट मैनेजमेंट क्या करती है? ये तो सर्विसेज था आपका. पब्लिक डेट सर्विसेज क्या करती हैं? टैकल करती हैं कि मैंने अपना कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे अपना बजट को या डेट को मैनेज करना है. ठीक है. मैनेजमेंट क्या करती है? अ टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग बाय द फिस्कल एंड द मॉनेटरी अथॉरिटीज. प्लीज कीप इन माइंड ये दो अलग वर्ड्स हैं. पब्लिक डेट सर्विसेज एक वर्ड है एंड पब्लिक डेट मैनेजमेंट अलग वर्ड है. पहला हमने जो पढ़ा था वो किसके अंडर आया था? पब्लिक डेट सर्विसेज. वाज दैट क्लियर? वाज दैट क्लियर? अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? पब्लिक डेट मैनेजमेंट के अंडर पढ़ रहे हैं. तो उसमें क्या है? टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी कितना मेरे को लेना है, मैच्योरिटी पैटर्न कितना है, मेरे को इंटरेस्ट रेट कितना देना है, रिडम्पशन कैसे करनी है. तो ये सारा मैनेजमेंट है. जब इंटरनल डेट होता है ना, सरकार बड़ी खराब है, पता है आपको. जब इंटरनल डेट होता है ना, रोज नहीं करती बट कभी कभी कर देती है. भैया उधार दे दो, आपको मैं 12% इंटरेस्ट दूंगा बट प्रिंसिपल अमाउंट इज नेवर गोइंग टू बी गिवन बैक. ऐसा भी होता है. उसको हम बोलते हैं इरिडीमेबल डेट. जैसे इन्होंने बोला ना रिडेम्पशंस मतलब आपको रिडीम करना, वापस करना. इरिडीमेबल में क्या होता है? यू आर गोइंग टू गेट एन, क्योंकि आप उधार दे रहे हो, उधार के ऊपर आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा. तो वो ब्याज आपको कुछ पीरियड के लिए मिलेगा, उसके बाद टाटा टाटा. नो प्रिंसिपल, नो इंटरेस्ट. So we prefer to have a redeemable. अंडरलाइन कि टोटल आपके पास डेट मैनेजमेंट क्या कह रहा है? टू मीट द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल नीड एट द लोएस्ट पॉसिबल लॉन्ग टर्म बोरिंग कॉस्ट एंड टू कीप द टोटल डेट विद इन द सस्टेनेबल लिमिट्स. कि मेरे पास कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट भी कम पड़े और मेरा जो डेट है वो मेरे रेंज के हिसाब से हो, मेरी लिमिट में. एक क्वेश्चन है जी अब यहाँ पे,
मैंने जितना इंटरनल लोन लेना था, जितना एक्सटर्नल लोन लेना था, जो करना था सब कुछ कर दिया, बट स्टिल I am not able to reduce or I am not able to control my fiscal deficit. I have done the borrowings, I have done internal borrowings, I have done external borrowings, I have raised the taxes also, I have gone for disinvestment also, I have done bala bala bala, जो मैं कर सकती थी मैंने सारा कर लिया, बट मेरा गैप अभी खत्म नहीं हो रहा। मैं आईसीयू से सीसीयू में जा चुकी हूँ। अब सीसीयू में क्या होगा? व्हाट इज सीसीयू? क्रिटिकल केयर यूनिट कि कार्डियक केयर यूनिट? हाँ जी, और सीसी क्या? सीसीयू कार्डियक केयर यूनिट होता है मेरा ख्याल से। तो क्रिटिकल मतलब मैं क्रिटिकल हो चुकी हूँ, जब दिल ने धक धक करना बंद किया मतलब हम भाई क्रिटिकल हो गया है। हाँ नहीं नहीं, अभी राम राम नहीं हुए अभी हम। अच्छा सुनो, हम सीसीयू में पहुंच चुके हैं, तो हम क्या करेंगे वहां पे? सब कुछ कर चुके, जो कर सकते थे कर लिया। ऑनलाइन स्टूडेंट जागते रहो, कोई बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं? सॉरी, सीपीआर देंगे, सीपीआर भी नहीं देंगे हम, वो इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। सीपीआर नहीं देंगे हम, क्या करेंगे? ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिक शॉक देंगे और फिर डॉक्टर कहेगा आई एम सॉरी। बट यहाँ पे हम आई एम सॉरी तो कर नहीं सकते, हम तो यहाँ पे नहीं ये किसने बोला है वैसे? वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। और इकोनॉमिक का, लिसन दिस लाइन केयरफुली, इकोनॉमिक्स का इलेक्ट्रिक शॉक यहाँ पे क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है कि आई एम गोइंग टू प्रिंट आउट न्यू, क्योंकि सप्लायर तो मैं ही हूं ना। सप्लायर कौन है? आरबीआई है। भैया 200 करोड़ के नोट नहीं छापूंगी तो 400 कर दूंगी, क्या जाएगा? कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। तो ये चीज हम पहले क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्फ्लेशन है, राइट? सो वी आर गोइंग टू यूज द इजीएस्ट मेथड, the simplest method, the cheapest method, but in the end, जब मेरे पास कोई और होप नहीं रह जाती है, मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक देना ही पड़ेगा। डॉक्टर कह रहा है आर या पार वाली बात है। तो फिस्कल डेफिसिट का फाइनल सॉल्यूशन विद द कंसेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, विद द कंसेंट ऑफ द आईएमएफ मेरे को करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा कि आई नीड टू प्रिंट आउट मोर करेंसी। Am I clear online? Yes, तो ma'am. अब आपके पास यहाँ पे क्या है? Keeping the view of magnitude debt management in 3 broad pillars. Please underline. आपके 3 broad pillars कौन से हैं जी? PDM के. What is PDM? Public debt management. सबसे पहला कौन है? RBI. Domestic marketable debt, dated securities, treasury bills and cash management bills. Second कौन है? MOF, that is Ministry of फाइनेंस। थर्ड कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट। वो कौन सा था? वो एक्सटर्नल डेट का था। ये कौन सा है? बजट। डिवीजन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अदर लायबिलिटीज सच एज स्मॉल सेविंग्स, डिपॉजिट्स एंड रिजर्व फंड्स। सबको पता है आपके पास रिजर्व फंड्स होते ही होते हैं। तो प्लीज कीप इन माइंड कि 3 आउटलाइनर्स हैं आपके पीडीएम में। पहले आरबीआई का कौन सा है? डोमेस्टिक मार्केटेबल डेट है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आपके पास एक्सटर्नल डेट है। और थर्ड आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, बट उसमें डिवीजन कौन सी है? अदर लायबिलिटीज। नेक्स्ट जी, आज इतना घुमाऊ वाला नहीं था, कल वाला ज्यादा था, बट आज को हम मिस नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है? द रिस्पॉन्स पर वो जो क्वेश्चन बैंक था वो कल डिस्कस हो चुका था, मोस्टली उसी में से क्वेश्चन आता है। The responsibility of managing of domestic debt of the central government of 28 and 2 union territories. Do we have only 2? कितनी है? तो फिर यहाँ पे बाकी कहाँ गई? पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है? और यही चीज हमने ध्यान में रखनी है। 28 बेबीज तो हैं, बट कितनी यूनियन टेरिटरीज का? 2 का। इज इंटरेस्टेड किसके पास? IDMD, इंटरनल डेट मैनेजमेंट ब्रांच।
स्टेट्स पूरी हैं बट यूटीज कितनी है? ओनली 2. The RBI acts as a debt manager for this while treasury bills are sure. ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है. From 1997 onwards, RBI provides short-term credit up to 3 months to the state. देखा मैंने कहा ना, ये काउंसिल की पता नहीं कौन सी गंदी बीमारी है. अब इसमें ये लास्ट लाइन देख रहे हो ना, ये 4 बारी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, और तुम कहोगे इस पैराग्राफ में, इस पेज में पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं है. यू बोथ विल बी एग्री विद मी कि आपके पास फ्रॉम 90, इस पूरी लाइन को ऑनलाइन स्टूडेंट्स अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. 1997 ऑनवर्ड्स आरबीआई ने क्या कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे सकते हैं, बट किस पीरियड के लिए? 3 पीरियड्स. 3 मंथ्स क्या हो गया? शॉर्ट पीरियड हो गया. बैंकिंग किस वे में करते हैं? वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WMA. और इसके ऊपर वी हैव क्वेश्चन. WMA, ways and means advances, provides after 1997 gives the right to the RBI to give short-term loans to the state government for the period of 3 months. नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो हर पैराग्राफ में आपके पास कुछ ना कुछ अंडरलाइन करने के लिए है. WMA नोट हो गया जी? What is the full form of WMA? What is the full form of WMA? What provision it has given to us? What provision it has given to us? For how much period? Another important line यहीं पे है. ये था आपका IDMD. कौन से डेट्स को क्लियर करता है? इंटरनल डेट्स को. किसको करता है? इंटरनल डेट्स को. बट जो आपके एक्सटर्नल डेट्स हैं, ऊपर हमने पिलर में देखा था एक्सटर्नल डेट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया बायलेटरल या मल्टीलेटरल. वो कौन चेक करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इकोनॉमिक अफेयर्स वर्ल्ड बैंक से लो, एशियन बैंक से लो, जहां मर्जी से लो. बट एक बात याद रखना कि जितने भी आपके एक्सटर्नल डेट्स होंगे, they are 99.99% prefer to be there for long period. क्योंकि बाहर की कंट्री के साथ हम छुपा छिपाई का खेल नहीं खेल सकते. वहां पे जो बात चलती है वो किसके लिए चलती है? 10 साल के लिए बात चलती है, 15 साल के लिए बात चलती है, वहां पे सालों साल के लिए बात चलती है. तो इट इज टू बी देयर ऑन द लॉन्ग विद द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. और यहाँ पे आपको याद है 91 के बाद शायद इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुई थी, बट वो नहीं हुआ. 91 में टू प्रमोट माई देश हमने क्या किया था? डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. और ये जो बीमारी है ना, ये किसको लगती है? ओनली डेवलपिंग नेशंस. डेवलप नेशन ऐसा नहीं करता. मेरी कंट्री की डेप्रिसिएशन उस कंट्री की क्या होगी? एप्रिसिएशन होगी. ठीक है, तो पहले तो मेरे को करना पड़ेगा विद द रेफरेंस टू दैट कंट्री. बट जब यहाँ पे आप ये देखो, जब एक्सटर्नल डेट्स आपके पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो कि 1991 में इंडिया के पास हुआ था, तो 1991 में इंडिया ने विद द रेफरेंस टू वर्ल्ड बैंक एंड उस कंट्री के लिए हमने क्या किया था? अपनी कंट्री की करेंसी को डेप्रिशिएट किया, ताकि जो मेरा डेट बर्डन है वो क्या हो जाए? कम हो जाए. ओके, तो उस केस में प्लीज कीप इन माइंड कि अगर आपके पास फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो रहा है, आपके पास एक्सटर्नल डेट्स ज्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में मेरे पास किस चीज का प्रोविजन है? मेरे पास डेप्रिसिएशन का भी प्रोविजन है. FRBM किसके अंडर आया था रितु जी? हमने किसके अंडर FRBM को पढ़ा था? अभी आज की क्लास में भी मैंने रिवाइज करवाया. एनीवन? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक. FRBM. What is FRBM?
फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट किस ईयर में आया था? 2003 में। प्लीज बी लाउड। FRBM की साहब क्या फुल फॉर्म है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। ओके, FR fiscal responsibility, I need to bring a fiscal discipline and then budget management. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इक्विटी को करना, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड ट्रांसपेरेंसी। इक्विटी का मतलब ये नहीं करना कि जहां पे बीजेपी की सरकार है उधर लोन ज्यादा दे दिया और जहां पे कांग्रेस की सरकार है उधर लोन नहीं दिया क्योंकि सेंटर में बीजेपी है। ऐसा नहीं करना। सबके ऊपर क्या है? होता है ऐसे ही है वैसे, बट ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है? 28 बेबीज को इक्वली प्रॉपर्टी डिवाइड करनी, राइट? हाँ जी, ऑलमोस्ट खत्म है आपका। PDMC was established in underline 2016 under the Department of Economic Affairs. द ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि वही लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट के ऊपर और मेरे पास उसकी स्मूथ रनिंग हो जाए। अंडरलाइन वन लाइन। In the line of the global trend, the government of India also responded to the pandemic challenges and increased its expenditure on health and social sector. Revenue receipts declined substantially due to the adverse effect of this. We understand. तो आपके पास फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो गया नहीं इसमें। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड टारगेटेड सपोर्ट टू द सेक्टर। कौन सा है? काउंटर साइक्लिकल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, the Reserve Bank has been proactively engaged in the development of government securities. इसको हम क्या बोलते हैं? GSEC। क्या बोलते हैं इसको हम? GSEC market, including broadening of investor participation, a continuous effort to increase the retail participation in GSEC. A very, very, very important question. RBI Retail Direct Facility was introduced in 2021. जो लोग यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानर या पॉडकास्ट देखते हैं उन्होंने ये सुना होगा। किसी ने सुना है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट क्या स्कीम है? You can keep your savings directly with the RBI. ठीक है? RBI Retail Direct, a very important question. पहली बात कि it is under GSEC, it is introduced in the year 2021. Online students, have you noted? Yes, ma'am. For improving the ease of access by retail investors. मतलब RBI तो कमर्शियल बैंक के साथ डिस्कस करती है ना। कमर्शियल बैंक्स कौन है? होलसेलर्स हैं। बट अब आरबीआई किसके साथ डील कर रही है? रिटेलर्स के साथ। रिटेलर्स कौन है? पब्लिक है। ठीक है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिक्योरिटीज एंड देन टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू ओपन देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट विद द रिजर्व बैंक। तो आपने सिर्फ अपना याद रखना है रिटेल आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, दैट आरबीआई इस स्कीम के अंडर इज डीलिंग डायरेक्टली विद द रिटेलर्स, नॉट विद द होलसेलर्स, रादर विद द रिटेलर्स। ओके जी, चलो जी, अब तो बड़ा आसान है ये। टाइप्स ऑफ बजट हो गया। टाइप्स ऑफ बजट आपके पास क्या है? बैलेंस बजट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सरप्लस बजट किसी का होता है? किसी का भी नहीं होता, ना तुम्हारा ना मेरा ना हमारा, किसी का नहीं होता। ठीक है? और डेफिसिट बजट सबका होता। ये करवाने वाला है, कल करेंगे। Go through and tomorrow we are going to have economics plus statistics, दोनों रखूंगी मैं क्योंकि कल मैंने ये चैप्टर खत्म करना है। ठीक है? I hope today was not that lengthy, easy था, बट बीच बीच में जो टर्म्स हैं उनको इग्नोर मत करना। ठीक है? I have made you to circle those things. चलो, ऑनलाइन कोई डाउट? No, ma'am.
All the best.